अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद बानी। तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। वफाकी काबीना ने इमरान खान को डीप फ्राई यानी तल देने का ना सिर्फ पक्का बंदोबस्त कर लिया है, बल्कि इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के हम ख्यालों का भी सियासी दी एंड हो गया है। इसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इमरान खान के करीबी हम ख्यालों का सियासी दी एंड कैसे होगा। सवाल ये भी है और बहुत बड़ा और लॉजिकल सवाल है कि जो हुकूमतें 9 मई से लेकर अब तक इमरान खान का वो जो पंजाबी में कहते हैं ना वाल्डिंगा नहीं कर सके, वो अब ऐसी कौन सी तोप चलाएंगे जिसके नतीजे में इमरान खान का जो अंजाम है वो करीब आ जाएगा। इंपॉर्टेंट और लॉजिकल डिस्कशन है और इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनका जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वफाकी काबीना की तरफ से एक अहम हुक्मनामा सामने आया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कल एक सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई है इस हुक्मनामे की, और इस हुक्मनामे के तहत एक काबीना की सब कमेटी बनाई गई है जो 5 वुज़रा पर मुश्तमिल है। इस कमेटी को हेड करेंगे जनाब निगरान वफाकी वजीर कानून व इंसाफ, और इसके साथ साथ दीगर 3 वुज़रा की तकर्री कर दी गई है, जिसमें जनाब वो जो हैं सोलंकी साहब, वफाकी वजीर इतलात व नशरियात, वफाकी वजीर कानून व इंसाफ, वफाकी वजीर जनाब इंसानी हकूक, और उनके साथ साथ एक और की गुंजाइश रखी गई है। ये 5 रुकनी काबीना की जो सब कमेटी है ये 9 मई के वाकयात की तहकीकात करेगी, और 9 मई के वाकयात की तहकीकात करने के बाद इनके मरकजी किरदारों का तयन करेगी, और इन मरकजी किरदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि वफाकी काबीना ने एक पक्का बंदोबस्त कर लिया है इमरान खान को घर भेजने का या इमरान खान को तख्ता-ए-दार तक लेके जाने का। ये जो काबीना की सब कमेटी है इसकी जो फॉर्मेशन है ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जिस वक्त फेडरल कैबिनेट की तरफ से इस सब कमेटी की मंजूरी दी जा रही थी एंड उसी टाइम पर रावलपिंडी की एक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत इमरान खान को 9 मई के वाकयात में मरकजी मुल्ज़िम की हैसियत देते हुए उनके तलबी का हुक्मनामा जारी कर रही थी, और 9 जनवरी को इमरान खान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में तलब कर लिया गया है। और इसके लिए जो तलबी का हुक्मनामा जारी किया गया है इमरान खान के लिए, उसमें GHQ हमला केस, लोगों को उकसाने के तमाम मुकदमात वो मुल्क के किसी भी हिस्से में दर्ज हैं, उन मुकदमात की समाअत होगी 9 जनवरी को। 9 मई के तमाम केसेस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब तलब कर लिया गया है, और इम्कान इस बात का भी जाहिर किया जा रहा है कि 9 जनवरी को इमरान खान साहब की इस अदालत में पेशी के मौके पर हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से एक दरखास्त भी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत को दी जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि जनाब इमरान खान का किरदार चूंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले के हवाले से भी मतलूब है, लिहाजा इमरान खान की कस्टडी को पाकिस्तानी फौज के हवाले किया जाए और इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जो है वो फौजी अदालतों में चलाया जाएगा। ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। हम इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स, इसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, काबीना की सब कमेटी जो इस बात का तयन करेगी कि जनाब इन वाकयात की नौयत क्या थी और इन वाकयात के नताइज क्या निकले हैं, ये नताइज किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, और क्या ये जो तमाम तर वाकयात हैं और इनके जो मरकजी मुल्ज़िम हैं ये हकीकी तौर पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग शुरू करने के जो है वो उसमें मुलव्वस रहे हैं, और अगर ये जंग शुरू करने में मुलव्वस रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत चलाया जाएगा। ये इनफैक्ट एक गेम चेंजिंग सिचुएशन है, और अगर नए मौजूदा हालात के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को जो गुज़िश्ता 24-48 घंटे के दौरान हुई हैं उनको अगर मैं एक सीक्वेंस में रखूं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा वजाहत से नजर आती हैं। खासतौर पर अगर मैं इस सिलसिले का आगाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका से करूं तो हमारे सामने चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आएंगी। दौरे अमेरिका के दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब को टारगेट किया गया, जनरल आसिम मुनीर को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया, और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका के अंदर मुजाहरे करने का भी एक प्लान बनाया गया ताकि अमेरिका में जनरल आसिम मुनीर साहब एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर आए, एक कमजोर विकेट पर हो और कमजोर पोजीशन पर होते हुए अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें। इस सारी साजिश को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने नाकाम बना दिया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ अमेरिका में किसी तरह का कोई मुजाहरा जो है वो स्टेज नहीं कर सकी और उसका नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नए ग्रुप की सूरत में निकला जो एतदाल पसंद भी है और वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद को या उनके खिलाफ किसी तरह की महाजराई को सपोर्ट नहीं करता। और उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का इस वक्त का जो स्टांस है वो बरमला यही है और नेशनल मीडिया पर भी यही आ रहा है कि जनाब हम पाकिस्तानी फौज को किसी भी तौर पर अपना दुश्मन तस्वुर नहीं करते और ना ही हम उनके खिलाफ किसी तरह की कोई मुहिम चलाने का इरादा रखते हैं। जबकि इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत साहब उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को नीचा दिखाने या उनको अंडरमाइन करके इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा करने के लिए हर एक एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार है। रिसेंटली होने वाला वाकया जहां पर बैरिस्टर गौहर और जनाब शेर अफजल मरवत दोनों आमने सामने आए, ये इसकी एक जिंदा मिसाल है। दूसरा इवेंट इस सारी सूरत हाल का है वो लम्हा जब इलेक्शन कमीशन के हुकाम अडयाला जेल जाते हैं और अडयाला जेल जाकर इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज करते हैं, जहां पर इमरान खान पैनिक अटैक का शिकार होने के बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम पर ना सिर्फ हमला आवर होते हैं, आस्तीने चढ़ाकर बाज़ाब्ता तौर पर रूफ क्लासरा साहब ने अपने वीलॉग के अंदर इस हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन को शेयर किया है कि जनाब बाज़ाब्ता तौर पर आस्तीने चढ़ाकर इलेक्शन कमीशन के सिंध के मेंबर जो हैं उनके ऊपर अटैक करने की, फिजिकली अटैक करने की इमरान खान ने कोशिश की, जिसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने नाकाम बनाया। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से कहा कि जनाब हम अपनी पार्टी चेयरमैन और अपने क्लाइंट की तरफ से उसके इस तर्ज अमल से पर माजरत खां हैं। अब इस बारे में इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इस अटैक की, जिसके अंदर इमरान खान ने उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की धमकी दी थी, इन दोनों कार्रवाइयों के ऊपर एक और मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज करके उनके खिलाफ एक और कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। और खास तौर पर इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो दो इवेंट्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल स्पेस जो है वो दिन ब दिन श्रिंक होती चली जा रही है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी हो, बल्कि जनाब फवाद चौधरी हो, या वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से 9 मई के वाकयात के बुनियादी किरदारों में शामिल हैं, उनके लिए भी अरसा हयात तंग हो रहा है। रिसेंट मिसाल है इसकी शाह महमूद कुरैशी साहब। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब के इब्तदाई तौर पर कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया था और उसके बाद इमरान खान ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके कागजात एपलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान से भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल मुल्तान के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाते हुए शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और इसके हवाले से पहले जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन अब वो इजाजत भी खत्म हो गई है, लिहाजा उनके लिए जो पोजीशन है वो अब और ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। ना सिर्फ ये कि शाह महमूद कुरैशी बल्कि फवाद चौधरी साहब के भी कागजात नामजदगी के ऊपर बहुत बड़ा एतराज लग गया है, क्योंकि उनकी एहलिया ने बैरून मुल्क कुछ दौरे भी किए थे और उन्होंने अपने कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में जाहिर शुदा असासों में छुपाए हैं, जिसके बिना पर हिबा फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है और फवाद चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि क्यों ना आपके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि ये जो सारी की सारी कार्रवाई है ये एक ही सिलसिले की कड़ी है। और अगर मैं इसके साथ ये जो सेनेट के अंदर पेश की जाने वाली करारदाद थी सेनेटर दिलावर खान की, इसको भी शामिल करूं तो हमारे सामने एक सीक्वेंस बहुत ही हद तक क्लैरिटी के साथ सामने आता है कि जब तक इमरान खान और इमरान खान के तमाम हार्डलाइनर्स को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा या कम से कम उनके मामलात को इस हद तक फाइनल स्टेजेस पर नहीं लाया जाएगा जहां पर वो बैडली एक्सपोज्ड हो जाएं, उस वक्त तक इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद रहेगा। और ये बात मैं आपसे निहायत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इस हवाले से एक साजिश का इंकशाफ भी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ईवान सदर जो है वो इमरजेंसी के निफाज के लिए बहुत ही हद तक तगुदो कर रहा है
اور اس کو نگرانوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اور اسی حوالے سے جناب اظہر جاوید صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور لندن میں بطور جرنلسٹ وہ نون لیگ کے بہت ہی قریب تھے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی میری بات کی، میری خبر کی تصدیق کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ نگرانوں میں موجود کچھ نگران اس وقت پریزیڈنٹ عارف علوی کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گھناؤنی سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ماضی کی طرح اب بھی ناکام ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ دو طرفہ عمل ہے۔ ایک جانب عمران خان کو کافر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے، دوسری جانب عمران خان کی محافظ قوتیں یا وہ لوگ جو ابھی تک عمران خان کے لاڈ اٹھا رہے ہیں وہ عمران خان کے عوض پورے کے پورے نظام کو جکڑ بند لگانے کے لیے، جپٹائز کرنے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس وقت ہمیں کھینچا تانی نظر آ رہی ہے، یہ جو ابہام کی کیفیت نظر آ رہی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کاروائی کا آغاز ہوگا، جیسے ہی یہ جو سب کمیٹی ہے یہ اپنی کاروائی کا آغاز کرے گی، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، منسٹر فار انٹیریئر اس کے ممبر ہے، منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اس کے ممبر ہے، منسٹر فار ہیومن رائٹس اس کے ممبر ہے، اور اس کے ٹی او آرز کے اندر بھی یہ بات بہت حد تک واضح کر دی گئی ہے ٹو ایگزامن دی ایونٹس لیڈنگ اپ ٹو انسیڈنٹس آف 9 مئی 2023 with a view to ascertain the identity and role of mastermind planners and facilitators and executors۔ یعنی اس کمیٹی نے ان تمام لوگوں کا تعین کرنا ہے، اور ان کو تعین کرنے کے بعد بھولوں کے ہار تو یقینی طور پر نہیں پہنچائے جائیں گے، ان کا تعین کرنے کے بعد ان کو ٹونگا جائے گا۔ اور ٹونگا کیسے جائے گا؟ اسپیشل کورٹ کے ذریعے۔ اسپیشل کورٹ کیوں قائم کی جائے گی؟ کس قانون کے تحت قائم کی جائے گی؟ آرٹیکل 6 کے تحت قائم کی جائے گی۔ آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ اور خصوصی عدالت کی فارمیشن کے بعد اس کی اپیل کہاں ہے؟ صرف اور صرف سپریم کورٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات اعلیٰ ترین لیول کے اوپر طے کر لی گئی ہے کہ عمران خان کو عام کورٹس کے ذریعے، سول کورٹ کے ذریعے، عام ہائی کورٹس کے ذریعے یا احتساب عدالتوں کے ذریعے، انتساب دہشت گردی کی عدالتوں کے ذریعے سزا نہیں دلوائی جا سکتی۔ اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ وہاں پر عمران داری کا جو وائرس ہے وہ بہت ہی زیادہ جڑ پکڑ چکا ہے، زور پکڑ چکا ہے، تقویت پا چکا ہے، لہٰذا ان کے دلوں میں عمران خان کی محبت ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے جواب کے اندر اب اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان ایک سپیشل کیس ہے اور اس کو ایک سپیشل انداز میں ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا 9 جنوری کو عمران خان کو تو ڈیفینیٹلی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، معذرت کر لی جائے گی۔ البتہ کمانڈنٹ کی طرف سے ایک اپلیکیشن انسداد دہشت گردی کے جج کی عدالت میں پیش ہونے کا امکان ہے، جس کے اندر وہ عمران خان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیتے ہوئے اس کی کسٹڈی کو طلب کریں گے، اور عمران خان کی کسٹڈی 9 جنوری کو کمانڈنٹ کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پلان بی کے تحت یہ جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد عمران خان کو تل دینا ہے، ڈیپ فرائی کرنا ہے، یہ اپنی رپورٹ کو اگلے 2 4 6 دن کے اندر تمام انسیڈنٹس کو، ابھی دیکھیں آپ ریسنٹلی نئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیادہ گردش کر رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر 9 مئی کے حوالے سے جس طرح کے ابہام تھے ان کو دور کیا جائے، اور لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ لوگ جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے یہ کوئی اتنے زیادہ پاک صاحب نہیں ہیں، جو عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے یہ کوئی اتنے زیادہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں نے ریاست پاکستان کو اٹیک کیا تھا، لہٰذا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے یہ جو کابینہ کی سب کمیٹی ہے یہ اپنی کارروائی کو ہفتے 10 دن کے اندر کمپلیٹ کرے گی، 10 دن کے اندر کمپلیٹ کر کے اپنی جو سفارشات ہیں فیڈرل کیبنٹ کے روبرو پیش کرے گی۔ فیڈرل کیبنٹ ان سفارشات کی روشنی میں اپنا جو فیصلہ ہے وہ صادر کرے گی، اور ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جناب ان تمام کرداروں کو جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے، خاص طور پر اس کے پلانرز، اس کے ماسٹر مائنڈز اور اس کے ایگزیکیوٹرز، ان تمام لوگوں کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے کھیل کو ختم کرنے کا شاید نہ صرف پکا بندوبست کر لیا گیا ہے بلکہ اس بات کے تمام تر امکانات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی چکر کے اندر کوئی نہ کوئی سیف ایگزٹ ملے۔ اب عمران خان کے لیے نہ کوئی معافی کی گنجائش ہے، نہ کوئی سیف ایگزٹ ہے، نہ کوئی ونڈو
ऑफ अपॉर्चुनिटी है उनके पास, और ना ही उनके पास किसी तरह की एस्टैब्लिशमेंट में सपोर्ट मौजूद है। और जो जो इमरान खान के लिए सपोर्ट हासिल करने के तालिब थे, उनको भी यह बात बावर करा दी गई है कि नहीं जनाब, हमारी तरफ से टाटा है, गुड बाय है, और अब इस हवाले से किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। और मेरा यह मानना है कि इंतखाबात से पहले का ये जो इस वक्त का हमारा जो टाइम फ्रेम है जनवरी का, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगले 10 दिन इस बात का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत ने इस्तेहकाम की तरफ जाना है या इसने मजीद तबाही के घड़े में उतरना है। ये अगले 10 दिन इस सारी सूरत हाल का तयन कर देंगे। और 9 जनवरी से का जो सूरज है वो इस बात के साथ तुलू होगा कि जनाब ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड्स हैं, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।